वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज्ञान उपार्जन में स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और सही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे हुए आए हुए सवाल हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद उसका मैच करें आंसर, और जो स्कोर आता है उसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। तो बताएं मैकेनिकल वेव कौन है। ऑप्शन है रेडियो, एक्स किरणें, प्रकाश एंड ध्वनि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैकेनिकल वेव वैसे वेव्स होते हैं जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो अयांत्रिक तरंगे हैं अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो फोटोन की बनी होती है। और जो मैकेनिकल वेव है ये इन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं रेडियो, एक्स किरणें और प्रकाश, ये सभी की सभी अयांत्रिक तरंगे हैं अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो यहाँ ध्वनि हो गया, इन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है रेडियो तरंगे का विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव की विक्षेपण, दैट मीन्स जो रिफ्लेक्शन होती है जहां से ये आती है, वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो इसे जानने के लिए पहले इसके सवाल का आप लोग उत्तर दें, जिसका ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो बताएं कौन सा सही है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि वायुमंडल का कौन कौन से स्तर होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। इसके जस्ट ऊपर में आ जाते हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर में आ जाते हैं समताप मंडल, उसके बाद आते हैं मध्य मंडल, ताप मंडल और वरी मंडल। ये सभी 5 मंडलों में इसे बांटा गया है। तो जो इसके जो ताप मंडल है इन्हें भी 2 भाग में बांटा गया है, आयतन मंडल तथा आयन मंडल। तो जो ताप मंडल के निचले भाग होते हैं उसे आयन मंडल कहते हैं, और आयन मंडल में कुछ कण होते हैं जो विद्युत आवेशित होते हैं, इसे आयन कहते हैं, और यही उत्तरदायी होते हैं रेडियो तरंगे के भूपृष्ठ पर परावर्तित करने के लिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आयन मंडल हो जाएंगे। अब इसी को कई अदर तरीके से भी पूछा गया है कि रेडियो तरंगे को बेतार की तार का विक्षेपण के वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। फिर दीर्घ रेडियो तरंगे का विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो हमें बस उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बाकी हम उसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए। तो आयनन क्षमता जानने के लिए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसको याद करेंगे। तो बताए थे कि जो अल्फा किरण है, जो कि एक डबल चार्ज पार्टिकल्स है, उसकी जो आयनन क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि इसकी जो मास है वो बहुत ही अधिक है। तो इनकी जो आयनन क्षमता हो जाएगी तो सबसे अधिक हो जाएगी, तो अल्फा किरण का। अब हम लोग देख लें कि सभी का यहाँ पे चर्चा कर लेंगे कि आयनन क्षमता किन किन का। आयनन क्षमता तो अल्फा किरणें की सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा किरणें की हो जाएगी और लास्ट में गामा किरणें की हो जाएगी।
दैट मीन्स अगर हम लोग को अरेंज करने के लिए भी आ जाए आयनन क्षमता किनकी ज़्यादा होगी और किनकी कम, तो यहाँ अल्फा किरणें की सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता है, उसके बाद बीटा किरणों की, उसके बाद गामा किरणों की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित में से किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो भेदन क्षमता को जानने के लिए आते हैं कि भेदन क्षमता किनकी ज़्यादा होती है। तो जब हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि जो गामा किरणें होती है उनकी फ्रिक्वेंसी, जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है और अंततः इसकी जो भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तब यहाँ भेदन क्षमता को हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ गामा किरणों की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा किरणों की और उसके बाद अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कॉस्मिक किरणें क्या है? ऑप्शन है आवेशित कण है, अनावेशित कण है, दोनों ही हो सकते हैं और इनमें से कोई नहीं। आवेशित मतलब चार्ज पार्टिकल्स, तो क्या होंगे? कॉस्मिक किरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये अंतरिक्षीय किरण है जो सूर्य से उत्पन्न होते हैं और इनकी जो चाल होती है वो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर होती है और ये एक कैसे कण है? आवेशित कण है। अब हम लोग देखते हैं कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तथा नहीं, यहाँ पे हो जाना चाहिए या। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेंगे कि मान लिया है ये कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो ये टाइम पीरियड हो गया, इसके मध्यमान से जो दूरी है वो विस्थापन कहलाता है। अब कोई भी दो श्रृंग ले लेंगे, तो ये जो श्रृंग है सबसे जो पीक पॉइंट है यहाँ से और ये इसका जो पीक पॉइंट है, तो ये दोनों का जो विस्थापन होता है यही क्या कहलाता है? तरंगदैर्घ्य कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्त है, दोनों गर्त के बीच के जो विस्थापन है उसे क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? कि एक सेकेंड में जितनी ये दोलन करती हैं वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाती है और एक दोलन करने में जितना समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो 6 का क्या हो गया आंसर? तरंगदैर्घ्य। इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। आवृत्ति n हो गई, आवर्तकाल t हो गया और आयाम a हो गया। नेक्स्ट है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें और दृश्य प्रकाश, विजुअल रेज। तो जो क्रिस्टल की संरचना है उसको जानने के लिए हम लोग आते हैं कि सभी का जो प्रयोग है कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग ने विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ा था, जो है कि एक्स किरणें का उपयोग सीटी स्कैन में, क्रिस्टलीय संरचना को जानने में, फ्रैक्चर पार्ट का इमेज लेने में, ये सभी जगह हम लोग एक्स किरणें का प्रयोग देखे थे। ये चिकित्सीय उपयोग में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखें तो ये एक्स किरण होंगे। गामा किरणों की बात करेंगे तो गामा किरणें में एमआरआई था, गुड़ाव में लगाने में गामा किरणें का उपयोग करते हैं। ये शरीर के सबसे अंदर गहराई तक के गामा किरणें जा सकती हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इस तरह से हम लोग को सभी तरंगे के बारे में याद रखना होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, विजुअल रेज, ऊष्मा, हीट, ध्वनि, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बताएं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यांत्रिक तरंगे को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ध्वनि, जो कि एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग। तो ये शून्य में संचरण नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। अब आते हैं कॉस्मिक किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं। तो बताएं कौन सा सही है। तो देखेंगे कि जो कॉस्मिक किरणें हैं ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि ये जो है सूर्य से उत्पन्न होती है और अंतरिक्ष में रहती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के चारों तरफ है। तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये गलत हो जाएगा। इनसे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, वो इस सूर्य से उत्पन्न होते हैं, ये सभी इनके सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे साधारणतः संचरित की जाती है। तो ये कहाँ संचरित की जाती है। ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में और अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो बताइए। जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जो कॉस्मिक किरणें हैं, जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही अल्ट्रा हाई होती है। तो ये जो तरंगे हैं ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन का उत्तर जानना चाहता हूँ कि रडार का आविष्कारक कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक ध्वनि के आवर्तकाल का मान 0.002 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। ध्वनि की आवृत्ति पूछ रहा है और इसका आवर्तकाल दिया हुआ है, बताएं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो v वेग होता है वो n इंटू लेमडा होता है। यहाँ से हम लोग ये संबंध भी जानते हैं कि जो n है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो आवर्तकाल और आवृत्ति का पूछ रहा है, तो यहाँ तो आवर्तकाल तो है नहीं, तो आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब 1/t। यहाँ पे t का मान दे दिया है 0.002, 0 हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1000, 2 से 500, तो ये हो जाएगा 500 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 500 हर्ट्ज। नेक्स्ट है पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है। पत्थर का एक टुकड़ा पानी में गिरता है, इसमें पानी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों की जो आवृत्ति है वो 60 हर्ट्ज है। यदि तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर है तो कंपन का वेग कितना होगा, बताएं। कंपन का वेग पूछ रहा है। अभी हम लोग ने देखे कि v = n लेमडा होता है। यहाँ आवृत्ति दे दिया है और तरंग दैर्घ्य भी दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग वेग पता कर सकते हैं। आवृत्ति है 60 हर्ट्ज और जो इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 0.5 मीटर। तो यहाँ से कितने आ जाएगा 30
मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 220 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का वेग, 220 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का वेग दे दिया है 0.660 किलोमीटर पर सेकेंड। इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी बताएं। तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो देखिए क्या है 220 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, यहाँ एन का वैल्यू दे दिया है 220 हर्ट्ज का वेग दे दिया है 0.660 किलोमीटर में है, इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो 0.660 इंटू 1000 तो ये मीटर में आ गया, मीटर पर सेकेंड में। और यहाँ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू 660/220 इक्वल टू 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट है आप पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है। बताइए तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में जो सिग्नल आती है उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसका क्या कारण है। जो टेलीविजन दर्शक हैं वो डिश एंटीना का जो उपयोग करते हैं वो बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, या वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, या सभी सही है। तो ये सभी सही है, क्योंकि होता क्या है कि जब वर्षा होती है तो जो रेडियो तरंगे को जो वर्षा की बूंदें हैं वो अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वो ऊष्मा ग्रहण कर लेती है, उसमें ऊष्मा आ जाती है, वो ऊष्मा ग्रहण कर लेती है, और तत्पश्चात वो जो वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, तथा वो वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को भी विचलित करने में समर्थ होती है। अतः वो जो सिग्नल है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती, साथ इनकी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है परा उच्च अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, तो किस रूप में संचारित की जाती है। ऑप्शन है भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, और पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो ये हो जाएंगे अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉस्मिक वेव होते हैं, तो कॉस्मिक वेव में ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले ये कण हैं, तो ये जो है वो अंतरिक्ष में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः कहाँ संचरित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है जो एफएम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का जो परास होता है, जो रेंज है, वो क्या होगा। तो जो एफएम का जो प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होती है, उसकी जो स्टैंडर्ड आवृत्ति रेंज जो होती है वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है जो तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध दिया जाता है। यहां देख रहे हैं ये होता है v = n लैम्डा। नेक्स्ट है रोगियों की सेकाई करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो रोगियों को सेकाई करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंग के, क्योंकि ये ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई में किस तरंग का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो गामा किरणों की, और यही अगर सीटी स्कैन होता तो एक्स किरणों की।
CT स्कैन में एक्स किरणों के उपयोग किया जाता है और MRI में गामा किरणों की। अब दोस्तों हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को देखा और हल भी किया। आप सभी इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना चेक कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और मिलाने के बाद कितने सही हो रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है हमारे ग्रुप डी और जो NTPC की जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन होने जा रहा है हमारे YouTube क्लास की तरफ से। तो आप लोग सभी तैयार रहें। वो सेट आप लोग को हर एक 20 क्वेश्चन का आप लोग का एक न्यूमेरिकल का सेट होगा जिसमें न्यूमेरिकल भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये जल्द ही ये चैनल पे आ जाएंगे, तो आप लोग इसके इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।